नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में जो 28 दिसंबर 2023 को एनसीआईएसएम के बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ने हमारे फिजिशियंस के लिए कुछ गाइडलाइंस नोटिफाइड की है, तो उसका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमने अभी कुछ दिन पहले बनाया था और उसमें हमने आपसे ये वायदा किया था कि इसके चैप्टर वाइज इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो आज हम आरंभ करते हैं उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो चैप्टर है कि आखिर नया जो रूल है वो किस तरीके से हम फिजिशियंस को प्रभावित करता है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इन विषयों पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी या सोवा रिगपा, ये जितने भी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड फिजिशियंस हैं, उनको अपना चिकित्सा अभ्यास आरंभ करने से पहले उस स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है जिस स्टेट में वो अपनी प्रैक्टिस आरंभ करना चाहते हैं। पहले से जो पुराने फिजिशियंस हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी, वे सारे विद्यार्थी जो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जो मैंडेटरी इंटर्नशिप है उसके लिए भी उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको रोगी देखना होता है। इन सब विषयों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए ये नोटिफिकेशन में व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेट का और सेंटर के रजिस्ट्रेशन का अभिप्राय क्या है। भारतवर्ष में जितने भी स्टेट हैं, कुछ राज्यों को छोड़कर प्राय हर एक में भारतीय चिकित्सा पद्धति के फिजिशियंस के लिए रजिस्ट्रेशन बोर्ड्स हैं। ये एक दुर्भाग्य है कि अभी वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कार्यरत हैं, लेकिन शीघ्र ही सभी का एक ही नाम हो जाएगा और वो होगा बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, उसके बाद में स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि कितने प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, रिन्यूअल की क्या प्रोसेस है और किन खास चीज़ों का वर्णन इस नोटिफिकेशन में किया गया है और उसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमारे प्रैक्टिसिंग फिजिशियन पर या नए जो आयुर्वेद के फिजिशियंस एंटर करना चाह रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस आरंभ करना चाह रहे हैं, उन सब पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दो तरीके के रजिस्ट्रेशन हैं, हम जानते हैं, एक स्टेट बोर्ड का और एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। जब एनसीआईएसएम से पहले सीसीआईएम हुआ करता था तो उस टाइम पर भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था थी और उस समय बोर्ड में जो नियमावली थी उसमें सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में अलग अलग समय पर अलग अलग बातों को रखा गया और वो बहुत क्लियर नहीं था कि क्यों सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के क्या लाभ हैं। लेकिन वो बातें पुरानी हो गई हैं। अब एनसीआईएसएम ने इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। स्टेट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसी के आधार पर सेंटर में भी ऑटोमेटिकली सेंट्रल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो हर फिजिशियन का अलग से एक नंबर अलॉट किया जाता है। यहाँ ये बात मैंडेटरी है कि अगर मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूँ तो मेरा नाम यूपी से सेंटर में जाएगा एज पर देयर फॉर्मेट। ऑटोमेटिकली मेरा नाम सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में मेरे एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के साथ में रिफ्लेक्ट होने लगेगा और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जो हर कोई उसको देख सकता है। लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि मेरे अगेंस्ट मेरे स्टेट में किसी भी कारण से अगर मेरा नाम मेरे स्टेट रजिस्टर से डी रजिस्टर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है और दूसरा स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। अब स्टेट में जो इंटर्न्स हैं उनके लिए एक प्रोविजनल सर्टिफिकेशन जो स्टेट में जो अपने इंटर्न्स हैं उनके लिए एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। चूँकि स्टूडेंट को फाइनल ईयर के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में मैंडेटरी इंटर्नशिप में पेशेंट्स देखना होता है, तो लीगली
वो स्टेट बोर्ड में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये इंटर्न का जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, ये उसकी इंटर्नशिप अवधि तक के लिए ही मान्य है। जैसे ही विधिवत उसकी इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगी तो उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कालकलवित हो जाएगा या बार्ड हो जाएगा और उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन या रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा परमानेंट रजिस्ट्रेशन, और तीसरा एक नया प्रोविजन किया है, उसको कहते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, रेगुलर रजिस्ट्रेशन हर फिजिशियन के लिए अनिवार्य है स्टेट बोर्ड में। तो ये पहले से भी चल रहा था, अभी भी वैसे ही है। एक जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का एक नया क्लॉज डाला है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आगे इसी रेगुलेशन में एक जगह ये लिखा गया है, डुअल रजिस्ट्रेशन इज नॉट परमिसिबल। तो इसका क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण हो सकता है? इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होता है कि प्राय देखा गया है कि एक राज्य में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से, दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजन्स और मे बी अदरवाइज, हमें दूसरे राज्य में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ऐसे में लॉ क्या कहता है कि हमें उस राज्य में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो पहले स्टेट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तब उस स्टेट में जाकर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें अवधि में काफ़ी सारी कुछ प्रॉब्लम्स आती थीं और बहुत ये अव्यवस्थित तरीके से काम चलता था। इसका एक और बड़ा दूरगामी दुष्परिणाम था, वे सारे हमारे स्टूडेंट्स या नए हमारे फिजिशियंस जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब्स अन्य राज्यों में निकले हुए हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आपको एक राइडर लगा दिया जाता है कि इंटरव्यू में आप तभी अपियर होंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन उस राज्य में होगा। अब लोग कोर्ट जाते थे, वहाँ से किसी को रिलीफ मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये बहुत अच्छा काम बोर्ड ने किया है कि ऐसे सभी लोग जो इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में एक स्टेट में रजिस्टर्ड होने के बाद दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, तो उनके लिए ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। इसमें 1 साल के लिए आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। उसकी एक फीस है जो स्टेट बोर्ड को देनी होती है, और वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा और उसकी अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी। तो जो नए फिजिशियंस गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए इस तरीके का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और उनको उस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो उसको अपने मूल स्टेट से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा के दूसरे स्टेट में परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का एक और बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि वे सारे ऐसे लोग जो 2 राज्यों की सीमा पर अलग अलग दिनों में अलग अलग राज्यों में प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं दिल्ली में भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं लीगली दोनों राज्यों में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। तो ऐसे में मैं अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, चूँकि उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। परमानेंट रेगुलर रजिस्ट्रेशन मेरा एक ही स्टेट में है। तो ये थर्ड जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, ये बहुत हेल्पफुल है। उस आधार पर उस राज्य में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और उसको हर साल रिन्यू कराइए और 10 साल तक आप उसको करा सकते हैं। एंड 10 ईयर्स इज पीरियड के जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसे ही रेगुलर रहेंगे या एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करेंगे। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो महत्वपूर्ण बात आई है इस रेगुलेशन में, वो है रिन्यूअल। अभी तक बहुत सारे राज्यों में रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं होता है, लेकिन अब उसके लिए भी ये बाध्यता हो जाएगी कि हर 5 वर्ष में हमारा स्टेट रजिस्ट्रेशन रिन्यू होना ही होना होगा। और उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि 5 साल में हम अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलरली अपनी नॉलेज को बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं,
हम वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम किसी जर्नल में आर्टिकल लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, इन सब के लिए 5 वर्ष में 50 क्रेडिट पॉइंट्स होना आवश्यक है, ऐसा इस नए रेगुलेशन में रूल आया है। अगर 50 क्रेडिट पॉइंट्स नहीं हैं तो फिजिशियन का रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। ये एक अच्छा स्टेप मैं इसलिए मानता हूँ कि हमारे फिजिशियंस बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो व्यस्त रहते हैं, समय कम मिल पाता है, तो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है आयुर्वेद में उससे कई बार अछूते रह जाते हैं। तो अब उनके लिए ये एक अवसर मिलेगा कि वो अपने क्लिनिक के बिजी समय में से कुछ थोड़ा सा समय निकाल कर और इस तरीके के जो स्किल एनहेंसमेंट वाले प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड करें, तो वहाँ से उनको क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा। रिन्यूअल में एक और नया ऐड किया है कि 70 ईयर्स या उसके ऊपर के जितने भी फिजिशियंस होंगे वो हर साल रिन्यू कराएंगे। मुझे लगता है कि इसके पीछे उद्देश्य यही होगा कि बहुत सारे हमारे फिजिशियंस का जब डिमाइसिस हो जाता है तो प्रॉपर बोर्ड को पता नहीं लगता और उनके नाम बोर्ड में चले रहते हैं। इसके लिए ये आवश्यक कर दिया गया है कि उनसे कोई रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं ली जाएगी, मीन्स रिन्यूअल की कोई फीस चार्ज नहीं होगी, लेकिन वो हर वर्ष अपना एक एफिडेविट या एक बोर्ड से कहा गया है कि वो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि ये ऑनलाइन व्यवस्था से वो सारे हमारे सीनियर सिटीजन फिजिशियंस जो हैं वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा सकें। ये ऐसा ही है जैसे गवर्नमेंट के पेंशनर्स को हर साल एक लीव सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ। अब गवर्नमेंट ने उसके लिए नए रूल्स बना दिए हैं। बायोमेट्रिक्स को हम किसी भी बैंक से या किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर से जाकर अपने आप को उसमें उस सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए बैंक या ट्रेजरी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके का कुछ काम ये हमारे बोर्ड को भी करना होगा। इसके अलावा इस रेगुलेशन में एक और चीज़ पर एम्फेसिस की गई है, वो ये है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन मिसकंडक्ट हो सकता है, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस हो सकता है, एनी वे अगर आपके अगेंस्ट कोई चीज़ है जो एज पर लॉ है तो उसमें स्टेट बोर्ड से आपका नाम डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो स्टेट बोर्ड से ये अपेक्षा की गई है इस रेगुलेशन में कि एज सून एज आपका नाम डी रजिस्टर होता है तो वो रियल टाइम में उसको बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन में इन्फॉर्म करेंगे। इस रेगुलेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के काफ़ी स्कोप्स रखे गए हैं और रियल टाइम से मतलब यही होता है कि ये मैकेनिज्म अगर ऑनलाइन हो जाता है तो वो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसी तरीके से एक जगह उस बहुत अच्छा उसमें लिखा है कि किसका नाम डी रजिस्टर किया जा सकता है। चूँकि सारे शिक्षक भी फिजिशियंस हैं और उनको भी रजिस्ट्रेशन उस स्टेट का कराना होता है, तो उसमें आगे लिखा है कि इफ़ एनी हाउ कोई भी फैकल्टी अगर ये पाई जाती है कि वो ऑन पेपर है और वो उस स्टेट में नहीं रह रही है तो इमीडिएटली उसका नाम उस स्टेट से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक डेफिनेट पीरियड के बाद में अगर रिजोल्व हो जाती हैं सारी चीज़ें, अपील और री अपील और सेकंड अपील, ये सारे प्रोविजंस आगे के चैप्टर्स में बताए गए हैं, तो एक डेफिनेट पीरियड के बाद में ही उसका नाम जो है वो री रजिस्टर होगा। और ऐसे सारे नाम जो डी रजिस्टर हुए या री रजिस्टर हुए हैं स्टेट बोर्ड में, उनको क्लियरली मार्क करके सेंटर को इसकी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इससे पहले नहीं होती थी, उसमें एक है फॉरेन एजुकेशन या फॉरेन नेशनल्स। अभी आयुर्वेद का ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी बढ़ गया है। बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जो हैं इंडिया में आकर, भारत में आकर आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। उनमें से अगर कोई व्यक्ति हमारी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में काम करना चाहता है तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इस नए नोटिफिकेशन में की है। या सार्क कंट्रीज़ में बहुत सारे आयुर्वेद के कॉलेजेस चलते हैं। हमारा भारत का कोई विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सार्क कंट्रीज़ में, नेपाल में या श्रीलंका में या मॉरिशस में जाता है तो उसकी एजुकेशन को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हैविंग
foreign qualification in Ayurveda or foreign nationals having any recognized qualification and wants to work within the Indian health delivery system, तो उसके लिए भी इसमें एक ये प्रोविज़न रखा गया है, तो वो लोग यहाँ आकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस तरीके के कुछ अच्छे कार्य यहाँ पर किए गए हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात इसमें आई है, वो आई है कि हमारे हर फिजिशियन को ABDM के माध्यम से, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत HPR रजिस्ट्री एक है, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, उसमें अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए। ये दो तरीके से बहुत हेल्पफुल है। एक तो आपका ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन हो जाता है और लेटर ऑन ये हो सकता है मैंडेटरी हो जाए कि हर प्रोफेशनल को उसमें ये होना अनिवार्य हो। तो अभी स्वैच्छिक है, तो ये अपेक्षा की गई है कि आयुष के सभी फिजिशियंस भी अपने आप को HPR में रजिस्टर्ड कराएं। एक और जो विषय आता है वो ये आता है कि हमें चूंकि BMS करने के बाद या आयुष की किसी भी डिग्री के तुरंत बाद में हमें स्टेट बोर्ड में रजिस्टर होना अनिवार्य होता है और लेटर ऑन हम हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी हायर एजुकेशन अगर हम लेते हैं तो उसकी सूचना हमें स्टेट बोर्ड को देनी होगी और उसके लिए भी एक फॉर्म व्यवस्था की गई है कि उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन को ऐड ऑन किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट की गई हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है और मैंने कोशिश की है कि उसको सरल भाषा में और प्रैक्टिकल उसके इम्प्लीकेशन को कैसे हम ले सकते हैं, ऐसा समझाने का प्रयास किया गया है। इस विषय में जो अन्य चीज़ें हैं उनके लिए अलग से वीडियो रेगुलर बेस पर हम बनाते रहेंगे। इस संदर्भ में या अन्य किसी भी विषय में कोई भी जानकारी अगर आपको लगता है कि मेरे से मिल सकती है तो निसंदेह मुझे आप लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा कि उसको पैसिफाई किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।